तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ आवर एंटायर पॉलिटी थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्टली, ठीक है, ये ट्रेंड देखा गया है कि वो डायरेक्टली या तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस दे करके या फिर डायरेक्टली किन्हीं एक्ट्स का, ठीक है, उनका रेफरेंस दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हम दोनों चीजें साथ साथ में कवर कर रहे होते हैं। जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रिगार्डिंग किसी एक्ट का भी अगर जिक्र आता है तो वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं। ज्यादा इंट्रो नहीं, शुरू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये सब चीजें ऑलरेडी देख ली थी कि इलेक्शन वगैरह कैसे होता है, कितने टाइम के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस क्या है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोविजन। हमने ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट इंडिया में अकेली ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की शपथ ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। नो, इवन गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, ही इज ऑल्सो दैट पोस्ट इज ऑल्सो taking oath to defend, है ना, preserve, protect and defend the constitution. But the same oath is not provided for the vice president, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो ओथ नहीं है डिफेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की। दे टेक ओथ टू बियर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बेसिस पे देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, जैसे मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आपके ठीक है थर्ड शेड्यूल में क्या वाइस प्रेसिडेंट की ओथ प्रेस्क्राइब की गई है? नो। ऐसा ही पूछ लेगा वो, क्या स्पीकर की ओथ कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नहीं भैया, स्पीकर की कोई ओथ होती ही नहीं है। स्पीकर सिर्फ और सिर्फ एक एमपी के तौर पे ओथ लेता है। देयर इज नो सेपरेट ओथ फॉर स्पीकर, जैसा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में होता है, जो कि थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। ये कहानी कल हम देख चुके हैं। आगे आते हैं, ये भी हमने देख लिया था कि प्रेसिडेंट जो है जब भी, यहां से देखो, वो चीजें भूलनी नहीं है जो हम पिछले सेशन में किए हुए हैं। ये चीज जिंदगी में कभी मत भूलना कि जब भी किसी भी बंदे को, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर इन दोनों की एब्सेंस में एनी अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनमें से किसी को भी अगर प्रेसिडेंट के तौर पे फंक्शन करना है, इवन फॉर द शॉर्ट टर्म, इवन फॉर टेम्परेरी पीरियड, अगर ये प्रेसिडेंट के तौर पे फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस करने, डिलीवर करने से पहले इनको प्रेसिडेंट की ओथ लेनी पड़ेगी। दे टेक ओथ इवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, टेम्परेरी पीरियड ऑल्सो। तो ये सब चीजें हमने देखी हुई है, कल देखी हुई है। अब शुरू करते हैं यहां से। भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी दी गई है इस चीज के रिगार्डिंग में कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, देखो यहां से क्वेश्चन वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बनाएगा। मैं बताता हूं आपको कैसे वो क्वेश्चन बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 71 में, जो कि आपको याद नहीं रखना है, स्पेसिफिकली कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई इशू होता है, इशू कैसा हो सकता है? मान लीजिए वो इशू हो सकता है आपके, राइट, ये कह सकता है कोई कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में धांधली हुई है। कोई ये कह सकता है कि भैया प्रेसिडेंट की एज कम थी, राइट, एज वाइज वो क्वालिफाइड नहीं थे। कोई हो सकता है इनकी सिटीजनशिप पे ऑब्जेक्शन लगा दे, किसी भी तरीके के इनके नॉमिनेशन फॉर्म पे ऑब्जेक्शन लगा दे। कोई बोल सकता है कि इनके जो नॉमिनेशन हैं वो सफिशिएंट नंबर ऑफ लोगों ने सेकंड नहीं किए थे, या फिर प्राइम, है ना, इसको प्राइमर या फिर सेकंडर्स सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल ने नहीं किया हुआ है इसको सिग्नेचर, राइट। तो वो नॉमिनेशन पेपर के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे कोई भी अगर डिस्प्यूट आए उनके इलेक्शन के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे इश्यूज को हियर करेगा। नाउ द सेम हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू एमएलए एंड एमपी। दिस क्लैरिटी इज नॉट प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू एमएलए एंड एमपी। आपने लक्ष्मीकांत में ये पढ़ा होगा कि भैया एमएलए और एमपी के जो इलेक्शन है वो हाई कोर्ट में हियर होते हैं, इलेक्शन के डिस्प्यूट। बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? नो। आगे हम पढ़ेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन कहाँ दी गई है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दी गई है कि भैया अगर कोई धांधली हो तो हाई कोर्ट में एमएलए और एमपी के इलेक्शंस को वहां पे क्वेश्चन किया जाएगा, बट प्रेसिडेंट के कहा, सुप्रीम कोर्ट में। और ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन भाई साहब ये बनता है कि अगर इफ इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हाँ ये गलत गलत आदमी इलेक्ट कर दिया तुम लोगों ने, और मैं ये इसे वॉइड डिक्लेयर करता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वॉइड डिक्लेयर इसे कर दिया, तो भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहते जो भी काम किए थे उन्हें नलीफाई नहीं किया जा सकता। दे विल स्टैंड वैलिड। समझ रहे हो? दे विल स्टैंड वैलिड। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी है इस पे। नेक्स्ट, the subject to the provisions of this constitution, parliament may by law regulate any matter related
to or concerned with the election of the president or vice president. For that, Parliament has made specifically another act, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट, ठीक है। अलग से एक एक्ट बनाया गया है जिसमें ये बातें लिखी गई है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, नॉमिनेशन पेपर्स कैसे फाइल होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पहला करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दूसरा, इनके जो इलेक्शन हो रहे होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हो रहे होते हैं, उन इलेक्शंस में रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे कौन काम कर रहा है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे जो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट के इलेक्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये एक रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे। और कैसे, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा में स्पीकर ना, अल्टरनेटिवली फॉर एग्जांपल अगर इस साल कोई इलेक्शन हुए हैं तो स्पीकर रिटर्निंग ऑफिसर होगा, अगर 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हुए फिर राज्यसभा के चेयरमैन का यानी वाइस प्रेसिडेंट का नंबर आएगा, फिर ये, और जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हो तो भैया उस वक्त जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर आपके वाइस चेयरपर्सन होंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी इलेक्ट हो ही रहा है, समझ लो। तो ये चीजें जो है यहाँ से ऐसे वो क्वेश्चन बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना भी है प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्पेसिफिकली, ठीक है, प्रेसिडेंट का याद रख लेना, जरूरी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का याद रखना किसी को भी। देखो इंडिया में देयर इज ए प्रोविजन, अगर आपको एमपी या एमएलए का इलेक्शन को चैलेंज करना है हाई कोर्ट में, तो भैया कोई भी उनका कोई भी कंटेंडर जा सकता है या फिर कोई भी इलेक्टर जा सकता है, जिसने वोट कास्ट किया हो वो भी जाकर के इलेक्शन को, वोट को चैलेंज कर सकता है, एमएलए या एमपी, एनी वोटर कैन गो देयर। बट क्या ऐसा प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है, क्या आप जाकर के चैलेंज कर सकते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन? नो। कौन चैलेंज कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट में ये स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया गया है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में उन्हें चैलेंज करना है तो जो उनका कंटेंडर होगा, राइट, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट का जो कंटेंडर होगा, वो कंटेंडर कैंडिडेट ही कैन सू मोटो वो, है ना, वो अकेले जा सकता है कि भैया ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि ये इलेक्शन जो है सही नहीं हुआ है। कंटेंडर तो अकेले जा सकता है, बट अगर इलेक्टर्स को, इलेक्टर कौन होते हैं, एमपी, इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलए, अगर इनमें से किसी इलेक्टर को जाना पड़े तो ये अकेले नहीं जा सकते, मिनिमम 20 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, उनके द्वारा ऐसा कोई प्रपोजल सेकंड, है ना, सेकंड किया जाना चाहिए, उसी के बाद ये जा सकते हैं, है ना। और जमानत भी जब्त होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जमानत भी जब्त होती है, अगर आप 1/6 ऑफ वोट से कम वोट सिक्योर करते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को। अब ये सिक्योरिटी का अमाउंट कितना है, ये सब चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्लियर। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जहां से वो क्वेश्चन बना सकता है। देन इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ ए पर्सन एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ ये बात कि भैया प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किए जा सकते कि आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज था, जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, इस ग्राउंड पे आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, दैट वाज नॉट कंप्लीट, इस ग्राउंड पे आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने का मतलब क्या है, देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन है इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट, हमने देखा एमपीज इलेक्टेड प्लस एमएलए इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज ओनली। हो सकता है इसमें से कोई कोई एमपी वेकेंट हो, एमपी की सीट, या फिर कोई एमएलए, या फिर हो सकता है कहीं पे कोई पूरी विधानसभा ही डिसॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल देर इज नो क्लैरिटी एज ऑफ नाउ देर इज नो क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द एमएलएज of Vidhan Sabha of Union Territory of Jammu and Kashmir. There is no constitutional clarity regarding this कि whether Jammu and Kashmir के MLAs are having right or are in authority to vote in the election to the presidential candidate or not, to the presidential election or not. There is no constitutional clarity regarding this. We have already seen this. Constitution में ये बात लिखी गई है कि सारे states की जो assembly होंगी उनके elected members जो हैं
वो पार्टिसिपेट करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है ना क्लियरली लिखी गई है कि स्टेट की डेफिनेशन में यूटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी पौंडीचेरी, ये दोनों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की डेफिनेशन में आएंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ऐसा कुछ भी जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग क्या था? जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये बात लिखी गई थी कि द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, status of Jammu and Kashmir for all purposes of this constitution shall be same as the status of Pondicherry. But there is a question. We have already seen amending method of the constitution कि भैया अगर आपको फेडरल फीचर को अमेंड करना है जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड भी आता है, आर्टिकल 368 क्लियरली कह रहा है कि अगर आपको इवन प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड चेंज करना है तो आपको एक ऐसा अमेंडमेंट करना पड़ेगा जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स, है ना, हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसा तो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए इसमें डिस्प्यूट है, इसमें डिस्प्यूट है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द एमएलएज विद ऑफ जे एंड के विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 72। ये कह रहा है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और एक कंफ्यूजन तो और कि भैया द हिंदू ने एक साल एक आर्टिकल छाप दिया था 2-3 साल पहले कि भैया इवन गवर्नर्स कैन आल्सो पार्डन द डेथ सेंटेंसेस। अब जो है, अब इसमें ठीक है, इन फैक्ट इसमें बहुत कंफ्यूजन है। आई कांट गिव अ सिंगल हैंडेड वर्डिक्ट। अगर वो आपको ये अगर कोई मुझसे ये पूछे कि गवर्नर कैन आल्सो पार्डन द डेथ सेंटेंसेस, मेरे पास ना हाँ में आंसर है ना में आंसर है। वो क्यों, अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भैया ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो आपका लक्ष्मीकांत बता ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है। देखो, जो पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की, ये है ना, ये बेसिकली 5 तरीके की है जो आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, इसलिए ज्यादा इसे नहीं कवर करेंगे। पार्डन, रिस्पाइट, रिमिट, रिमिट ऊपर लिखना चाहिए था मुझे नेचर वाइज ना, है ना, रिप्राइव एंड, ठीक है, कम्यूट। ये कम्यूट भी ऊपर आना चाहिए था। देखो, पार्डन मीन्स, पार्डन मीन्स योर सेंटेंस as well as your conviction, your sentence as well as conviction stands absolved। आपकी कन्विक्शन और सेंटेंस मतलब आपको जो जितने साल की सजा दी गई है वो भी माफ हो गई और आपको बाइज्जत बरी भी किया गया है। मतलब रिकॉर्ड्स में अब आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज वो दायर नहीं होंगे। योर कन्विक्शन एज वेल एज सेंटेंस स्टैंडिंग एब्सॉल्व्ड। ये स्पेशल होता है पार्डन के रिस्पेक्ट में। फिर आता है रिस्पाइट, फिर आता है रिमिट, फिर आता है रिप्राइव, फिर आता है कम्यूट। देखो, रिमिट में क्या होता है, सजा वही रहेगी, नेचर चेंज नहीं होगा, बस कम कर दी जाएगी। जैसे हम पहले है ना रिमिशन ऑफ फाइन के लिए वो लिखते थे ना लेटर, भैया काइंडली रिमिट माय फाइन फलाना निमकाना। मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो ऐसे ही लिखता था। मेरी अंग्रेजी आज भी वैसे भी है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, वो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम थोड़ा फेस कर रही है, तो वो अलग बात है। तो इंग्लिश में रटा रटाया वो यही फाइन के रिमिशन के लिए हम यही लिखते थे। रिमिट माने फाइन वही रहेगा, है ना, फाइन आपको रुपए में ही भरना है लेकिन वो कम कर दिया जाएगा। सिमिलरली सजा वही रहेगी, वो 10 साल से कम कर दी गई है 5 साल के लिए। नेचर चेंज नहीं हुआ है सजा का, समझ रहे हो। कम्यूट में नेचर चेंज होता है, कम्यूट में नेचर चेंज होता है। मान लो डेथ सेंटेंस दिया था, इसे 10 साल का बना दिया। मान लो, मान लो डेथ सेंटेंस है ना, या फिर मान लो 10 साल का था, इसे कन्वर्ट कर दिया गया 1 करोड़ के बॉन्ड में, सजा का नेचर चेंज कर दिया गया। समझ रहे हो, दैट इज कम्यूट। रिस्पाइट मीन्स, रिस्पाइट मीन्स भैया स्पेशल मर्सी आप किसी को दिखा रहे हैं, स्पेशल मर्सी आप किसी को दिखा रहे हैं रिगार्डिंग स्पेशल केस, दैट इज योर रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब ये होता है ये यही है पार्डन ही, लेकिन आप स्पेशल केस को कंसीडर करके। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है ना, फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई है ना कोई स्पेशली एबल्ड है, उन सब चीजों को देख के, अगर स्पेशल कंडीशंस को देख के आप वही काम कर रहे हो जो पार्डन में कर रहे हैं, दैट इज योर रिस्पाइट। एंड रिप्राइव का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली सस्पेंशन, सस्पेंशन
फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस है ना, अगर किसी को दिया गया है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है 1 महीने के लिए, भैया रोको 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 रोको, थामा थामा, इसको मतलब दूध दही घी खाने दो, इसका वेट भी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज लटकेगा क्या समझ रहे हो? ऐसे ही थोड़ी ना किसी का हड्डी आप लटका देंगे। तो ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट विद रिगार्ड्स टू, है ना, ये सब चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी कुछ भी इसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है। चीज जो आती है वो ये है कि कहां कहां ये इन पावर्स का यूज कर सकते हैं। भैया प्रेसिडेंट अकेली ऐसी अथॉरिटी है यूनियन में स्पेशली, समझ रहे हो, यहां से एक क्वेश्चन वो ये बनाएगा, देखो अच्छा क्वेश्चन वो बनाएगा कि इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी विच कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिट द सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट मार्शियल। लक्ष्मीकांत विल से स्टेटमेंट इज ट्रू, मेरा कहना होगा ना, स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज अपन लोग इधर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट शेल एंड गवर्नर शेल नॉट, क्योंकि जब हम गवर्नर के आगे जो हम देखेंगे, है ना, वहां पे देखो यहाँ ऑल केसेस लिखा हुआ है, तो भैया जो जितने भी आपके कोर्ट मार्शल के केसेस है वहां पे ये सारी पावर्स का यूज कौन करेगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं करेगा, गवर्नर नहीं करेगा। लेकिन इसमें वो एक और क्लैरिटी है, फंसाया, एक पेंच और लगाया गया है, आगे देखेंगे कहां गरारी फंसी है। दूसरा, इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर, है ना, जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड हो रही है, मतलब उन सारे मैटर्स में जहां पे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, जहां पे यूनियन अपनी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर उन सारे विषयों में कोई सेंटेंस हुआ हो, तो उन सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट उससे, है ना, इन अनचल यूनियन लॉ के अंडर, समझ रहे हो, यूनियन लॉ के अंडर अगर कोई ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो पीएमएलए इज अ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ यूनियन सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ पे यूनियन की ही आपकी जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर भी एक्सटेंड होती है। तो पीएमएलए के अंडर अगर मान लो किसी को जेल में भेजा गया है, तो प्रेसिडेंट ही उसे सिर्फ ये पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं, वहां गवर्नर की कोई नहीं चलेगी, समझ रहे हो? तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। अगली बात यहाँ ये भी लिखी गई है, इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस ऑफ डेथ इज कंसर्न। देखो यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि इन ऑल केसेस, जिसमें यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि इन ऑल केसेस गवर्न प्रेसिडेंट शेल एंड गवर्नर शेल नॉट, ये नहीं लिखा गया है, यहाँ लिखा है इन ऑल केसेस, दैट मीन्स अंडर यूनियन लॉ, अंडर स्टेट लॉ, किसी भी लॉ के अंडर अगर किसी को डेथ सेंटेंस हुआ है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी उसे उसे सस्पेंड, कम्यूट या फिर रिमिट या फिर पार्डन करने की। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज नो एक्सप्लिसिट बार ऑन द पावर ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग द डेथ सेंटेंसेस, और ये स्पेसिफिकली यहाँ लिखा भी गया है, नथिंग इज सब क्लॉज सी, nothing in subclause C of clause 1 shall affect the power to suspend, remit and commute। समझ रहे हो? ये चीज जो है ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, यहां आपको पार्डन नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? दैट मीन्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर कैन नॉट pardon the death sentences, but he can suspend the death sentence, he can remit the death sentence, he can commute the death sentence. That means governor can change the nature of death sentence and can make it a 10-year sentence or 1 crore bond. He can remit the death sentence, that means, है ना, डेथ सेंटेंस को वो कम कर दे, है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दे, फिर ये सस्पेंड भी कर सकते हैं। देन उसके बाद भैया, उसके बाद ये भी है, गवर्नर ने मान लो अगर एक बार है ना कम्यूट कर दिया, रिमिट कर दिया या सस्पेंड कर दिया, उसके बाद गवर्नर के पास सीआरपीसी के तहत अलग स्पेशल पावर्स है, अलग स्पेशल पावर्स है कि नॉर्मली ये हर एक स्टेट में अलग अलग लॉज फिर सीआरपीसी को रिस्पेक्टिवली अमेंड किया गया है, समझ रहे हो? अगर ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ दे कि क्रिमिनल लॉ कैन बी अमेंडेड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यस, है ना, सीआरपीसी इवन क्रिमिनल लॉज के जो प्रोविजन है ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करते हैं। स्टेट इसको अपने स्टेट लॉ के रिस्पेक्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर, हालांकि अब तो सीआरपीसी नहीं रही है ना, वो तो क्या क्या हो गया ये मई जून, मई मई में लगे हुए हैं हम, तो अब तो ये सीआरपीसी नहीं रही किसी भी चीज काम की। अब वो जो
न्याय संहिता वगैरह जो है नई आपकी बीएनएस एटसेट्रा वो इसमें काम में चल रही है, लेकिन फिर भी जो इस तरीके के हमारे है ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एटसेट्रा विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लॉ, ये स्टेट्स अमेंड कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो जो गवर्नर्स हैं, एक बार मान लो इन्होंने सस्पेंड कर दिया, रिमिट कर दिया, कम्यूट कर दिया, उसके बाद वही इफेक्ट जो पार्डनिंग का इफेक्ट था वही इफेक्ट गवर्नर भी ला सकते हैं। दैट मीन्स मान लो अगर किसी का डेथ सेंटेंस था, गवर्नर ने इसे क्या किया, गवर्नर ने इसे कम्यूट कर दिया, मतलब इसे चेंज कर दिया 2 साल के लिए या 10 साल के लिए चेंज कर दिया, फिर क्या करेगा गवर्नर, फिर सीआरपीसी या फिर एनी अदर स्टेट लॉ का यूज करके इन्हें जेल से रिहा भी कर देगा। दैट मीन्स पार्डनिंग पावर के थ्रू, पार्डनिंग पावर के थ्रू प्रेसिडेंट ने जो काम करना था, गवर्नर ने एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करके वही काम कर दिया। यही बात जो है वो, इसीलिए वो द हिंदू का आर्टिकल छपा था 2 साल पहले, जिसने इतनी उथल पुथल मचाई थी कई टेस्ट सीरीज में, ये है ना, ये लिखा हुआ था कि यस गवर्नर आल्सो हैज पार्डनिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटेंस, कॉन्स्टिट्यूशनली नो, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर डज नॉट हैव पार्डनिंग पावर, ही हैज सस्पेंशन की पावर, रिमिट की पावर, कम्यूट की पावर, लेकिन पार्डनिंग पावर नहीं है उसके पास, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो यहीं पे क्लॉज क्या है, यही क्लॉज ये भी है साथ में जो मैंने ऊपर बोला था आपको, ऊपर लिखा हुआ है कि यस जो भी कोर्ट मार्शल को पार्डन करना होगा वो पार्डन कौन करेगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा, है ना। लेकिन भैया यहाँ क्लैरिफिकेशन ये भी दी गई है कि नॉट जस्ट प्रेसिडेंट, जो ऊपर वाला जो प्रोविजन था, इट शैल नॉट अफेक्ट द पावर कन्फर्ड बाय लॉ ऑन एनी ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर यूनियन टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस पास्ड बाय कोर्ट मार्शल। अगेन भैया ये लोग जो है, ऑल दो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर ये पार्डन नहीं कर सकते, बट ये रिमिट, कम्यूट, है ना, या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं उस ऑफेंस को। क्लियर? दैट मीन्स ये जो सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन की पावर है, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन की पावर है, ये नॉट जस्ट प्रेसिडेंट के पास है विद रिस्पेक्ट टू डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शियल, बल्कि इन दो अथॉरिटीज के पास भी है। इसीलिए तो भैया, इसलिए आप देखेंगे कोर्ट मार्शियल, स्पेशली जब आप सैम मानेकशॉ के जब आप इंटरव्यूज देखेंगे, सैम मानेकशॉ हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैंने अपने इतने लंबे करियर में किसी को पनिशमेंट नहीं दी, इवन उन लोगों के लिए जिनको कोर्ट मार्शियल कर दिया गया था, उनको भी मैं कोई ना कोई बहाना निकाल के उनको इंडक्ट कर देता था आर्मी में। और है ना, सैम मानेकशॉ के खिलाफ बहुत लोग काफी रेजिस्टेंस शो करते थे उन्हीं की अपनी आर्मी में, हाउ विल वी मेंटेन द डिसिप्लिन। सैम मानेकशॉ उनको यही अपनी वो स्पेशल पावर्स का यूज कर देते थे, राइट। जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं इनके पास स्पेशल पावर्स होती है कि कोर्ट मार्शल अगर किसी का किया गया है तो दे कैन इवन रिमिट, कम्यूट और सस्पेंड दैट ऑफेंस, दे कैन कम्यूट दैट ऑफेंस, और नॉर्मली वो बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वही इफेक्ट वही होता है, इफेक्ट इवेंचुअल इफेक्ट वही होगा, बस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपनी तसल्ली के लिए पार्डन की जो पावर है वो स्पेसिफिकली रख दी गई है प्रेसिडेंट के पास, समझ रहे हो। तो दिस इज वाई देर इज अ लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, और है ना ये अलग अलग जगह पे चलता रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये भी यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई है। यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी जो किसमें वेस्टेड है, जो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। कहाँ हमने देखा, आर्टिकल 53 में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ऑल द पावर्स ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो यूनियन कहाँ कहाँ पे लगा सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स, नॉट लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उन सारी जगह जहाँ पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का अधिकार हो, समझ लो, विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, टू बी, है ना, टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स एंड अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन which are exercisable by government of India by virtue of treaty or agreement, provided that executive power referred to in sub clause A, है ना। कई लोगों ने मुझे ये इसी इसी आर्टिकल का वो स्क्रीनशॉट भेज करके बताया उस दिन जब हम ये एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस किए थे। मैंने बोला था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, सेंटर की नहीं होती है ना। जो जो लेजिस्लेटिव पावर है सेंटर एज वेल एज स्टेट है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कौन करता है, कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट को स्टेट नॉर्मली नॉर्मली करता है, एक्सेप्ट, है ना, अगर तो लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड करे कि इसको यूनियन करेगा एग्जीक्यूट, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट नॉर्मली स्टेट करता है। मैंने ये बात उस टाइम बोली थी, कईयों ने मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेज दिए कि ये देखो सर आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल क्या कर रहा है। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट की पावर तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, तो
ये प्रेसिडेंट, ये सेंटर के पास होनी चाहिए इसकी एग्जीक्यूटिव पावर। नहीं भैया, आपने इसके नीचे नहीं पढ़ा। नीचे ये लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एग्जीक्यूटिव पावर रेफर टू इन सब क्लॉज ए शैल नॉट सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, जो मैंने आपको बोला। अगर तो कानून में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट इसे जो है एक्सरसाइज करेगी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो दैट शैल नॉट अफेक्ट इन एनी मैनर the powers of state to the matters with respect to which legislature of that state also has power to make law. That means concurrent list। भैया अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कॉन्करेंट लिस्ट बनाने की, अनलेस दैट लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स, तो भैया उसमें कानून कौन बना उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? स्टेट ही करेगा। क्लियर? अब क्लियर वो क्लैरिटी। मैं इसीलिए आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। आई डोंट रिप्लाई ऑन टेलीग्राम भाई। भैया वीडियो देखो, देखनी है तो, नहीं तो मजे कर लो जिंदगी में। नेक्स्ट है ना, मतलब बहुत हो जाता है रिप्लाई करने के लिए, दैट इज द सिंपल मैटर। ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एरोगेंस, आदमी हूँ ही नहीं मैं एरोगेंस का एक। देन अंटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्लियामेंट स्टेट एंड रिटर्निंग ऑफिसर, हाँ ये मतलब अलग है, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट मैटर। फालतू में इतनी सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये बातें जो है हमें ध्यान में रखनी है। ऑलरेडी क्योंकि आई आई फील 25-30 मिनट हो गए हैं, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह कल करेंगे। यहाँ से आगे का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट है कल करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिए भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं तो आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए, है ना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छी दीजिए, बुरी दीजिए, कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी लिख देते हो यार तुम, इंस्टाग्राम में इतना कमेंट कहीं पे कुछ भी कर देते हो, मैसेज हर किसी को हर कहीं पे कर रहे हो, यहाँ नहीं दे सकते हो क्या फीडबैक? कमाल के आदमी हो यार। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।